नमस्कार एवरीवन, मैं चौधरी साहब चौधरी अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हम चैप्टर नंबर 4 का चैप्टर एनालिसिस कर चुके हैं, उसके बाद एक्सरसाइज की क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। अभी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे यूपीएससी बेस और पीसीएस बेस पे जो होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा होगा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो 3 स्टेटमेंट यहाँ पे दी गई हैं। पहली, वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। दूसरी, जब हम सांस लेते हैं तब ऑक्सीजन के साथ फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन ले जाते हैं। तीसरी स्टेटमेंट होगी, पौधे अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता को वायुमंडल से पूरा करते हैं। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है हमारा? तो पहला और दूसरा कथन हमारा बिल्कुल सही होगा। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन ए सही हो जाता है, क्योंकि वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है और जब हम सांस लेते हैं तब ऑक्सीजन के साथ फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं। क्योंकि नाइट्रोजन वायु में पाई जाने वाली सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है हमारी, क्योंकि जो नाइट्रोजन है वो कितनी पाई जाती है? 78% पाई जाती है। और ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है हमारे वायुमंडल में? 21% है। और जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है? हमारे फेफड़ों में नाइट्रोजन भी चली जाती है और फिर हम क्या करते हैं? सांस के द्वारा जब हम सांस छोड़ते हैं तो वो वापिस बाहर निकल जाती है। और पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, जिसे वे सीधे वायु से तो ले नहीं सकते। तो उस टाइम क्या होता है, जो उनकी जड़ों में जो जीवाणु रहते हैं वो नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे हैं इस नाइट्रोजन गैस का प्रयोग कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों का प्रतिशत के आधार पर सही अवरोही क्रम कौन सा है? क्या पूछा गया है कि सबसे ज्यादा कौन सी, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो इस तरह में इनको व्यवस्थित करना है। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा, नाइट्रोजन, उसके बाद में ऑक्सीजन, फिर हमारी आर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और उसके बाद में हमारी अन्य गैसें आती हैं। तो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा पाई जाती है हमारे वायुमंडल में 78%। ऑक्सीजन सेकंड नंबर पे आती है, कितनी ये पाई जाती है? 21%। आर्गन कितनी पाई जाती है हमारी? 0.93%। और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है हमारे वायुमंडल में? 0.03%। और उसके बाद में लास्ट में अन्य गैसें हमारी बच जाती है, उनकी मात्रा कितनी है हमारी? 0.04%। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, मौसम से संबंधित सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा एवं ओला वर्षण वायुमंडल की किस परत में होते हैं? तो हमने चैप्टर एनालिसिस में सभी परतों को डिस्कस किया था। तो ये सभी घटनाएं हमारी सौरमंडल में होती हैं। और सौरमंडल कौन सा है? जिसमें हम रहते हैं। और सौरमंडल की हमारी ऊंचाई कितनी होती है? 13 किलोमीटर तक होती है। और मौसम से संबंधित जितनी भी घटनाएं होती हैं, ये जैसे कि वर्षा, कोहरा या ओला वर्षण, ये सभी हमारे सिर्फ सौरमंडल के अंदर ही होती हैं। इसके बाद में सेकंड हमारा समताप मंडल आता है। और समताप मंडल में हमारा क्या होता है? समताप मंडल में बादल ये सब नहीं होते, वहां पे मौसम भी इतना साफ सुथरा होता है, जहां पे हमारी प्लेन जो हैं वो फ्लाई करती हैं। हमारी प्लेन है वो भी वहीं पे उड़ती हैं, क्योंकि वो समताप मंडल होता है हमारा। उसके बाद में हमारा मध्य मंडल आ जाता है, ये इससे ऊपरी परत होगी। और लास्ट हमारा क्या होता है? ब्रह्मंडल होता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, समताप मंडल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? क्या पूछा गया है? समताप मंडल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दी गई है। पहली है, सौरमंडल का ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है, बिल्कुल सही। सेकंड होगी हमारी, यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है, सौरमंडल हमारा जो होता है। उसके बाद में थर्ड, ओजोन गैस की परत समताप मंडल में ही होती है। तो यहाँ पे हमारे सभी जो स्टेटमेंट होंगे वो बिल्कुल सही होंगे, क्योंकि सौरमंडल का ऊपर का जो भाग होता है वो हमारा समताप मंडल ही कहलाता है। और यह परत बादलों में मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है, बिल्कुल सही है। और इसीलिए यहाँ पे हमारी प्लेन जो होती हैं वो प्लेन भी यहीं से निकलती हैं। ओजोन गैस की परत जो हमारी होती है वो भी हमारी समताप मंडल के ही अंदर होती है, क्योंकि सौरमंडल वो है जिसमें हम रहते हैं, और हमसे ऊपर वाला जो परत होती है उसको हम क्या कहते हैं? समताप मंडल कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं? तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो हमारे हवाई जहाज होते हैं वो कहाँ पे उड़ते हैं? समताप मंडल के अंदर। क्योंकि वहाँ पे क्यों उड़ते हैं? क्योंकि वहाँ पे बादल या फिर कोई मौसम संबंधी कोई भी घटना नहीं होती है।
क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ऐसी घटनाएं जो वर्षा हो गई या फिर मौसम हो गया या बादल हो गए, ये सिर्फ हमारे सौर मंडल के लिए होते हैं। तो इसीलिए समताप मंडल के अंदर हवाई जहाज़ों को उड़ाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे मौसम बिल्कुल क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड वायुमंडल में किस परत में प्रवेश करते ही जलने लगते हैं? तो कौन सा होगा हमारा ये? ऑप्शन सी सही होगा, मध्यमंडल। और यह हमारी कौन सी परत होती है? तीसरी परत होती है। पहली सम हमारी क्या होती है? सौरमंडल, दूसरी समताप मंडल और तीसरी मध्यमंडल। क्योंकि मध्यमंडल वायुमंडल की हमारी कौन सी परत होगी, इसीलिए तीसरी परत होगी। और यह समताप मंडल के हमारे ठीक ऊपर होती है। यह लगभग कितनी फैली होती है? हमारी 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई होती है। और अंतरिक्ष से अगर कोई भी उल्कापिंड यहाँ पे प्रवेश करता है तो यहाँ पे आते आते वो जल जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे आपको दो स्टेटमेंट दी गई हैं। तो पहले हम देखते हैं, बराह वायुमंडल यानी कि आयन मंडल भी हम बराह वायुमंडल को कहते हैं, में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। सेकंड स्टेटमेंट हमारी होगी, रेडियो संचार के लिए बराह वायुमंडल परत का ही उपयोग होता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही होंगी, क्योंकि बराह वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से क्या होता है? बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि हम सूर्य के नज़दीक होते जाते हैं और वहाँ पे ओजोन परत भी नहीं होती है, तो जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। और सेकंड, रेडियो संचार के लिए बराह वायुमंडल परत का ही प्रयोग होता है। बिल्कुल सही बात, क्योंकि रेडियो संचार के लिए बराह वायुमंडल की परत का ही प्रयोग होता है। इसीलिए हमारा ऑप्शन सी सही हो जाता है, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। क्योंकि रेडियो संचार में जो हमारी तरंगें होती हैं वो क्या करती हैं? ऊपर इसी मंडल से क्या करती हैं? हमारी पृथ्वी के ऊपर परिवर्तित कर दी जाती हैं। तो इसीलिए हमारा क्या होगा? दोनों स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे सही हो जाती हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? यहाँ पे फिर आपको दो स्टेटमेंट दी गई हैं। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाती है। बिल्कुल सही होगी हमारी ये स्टेटमेंट। हमने चैप्टर एनालिसिस में आतपन को डिस्कस भी किया था कि सूर्य से जो हमारी आने वाली ऊर्जा होती है और वो पृथ्वी पर रोक लेती है, तो उसको हम आतपन ही कहते हैं। सेकंड, सूर्य तप की मात्रा पृथ्वी पर हर जगह एक समान रहती है। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आतपन की मात्रा पृथ्वी पर हर जगह समान हो, क्योंकि मौसम हर जगह बिल्कुल अलग अलग होता है। क्योंकि आतपन का आपका क्या होता है? जो आतपन होता है उसकी मात्रा जो होती है, जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो ये घटनी शुरू हो जाती है, और इसीलिए वहाँ का जो टेम्परेचर है वो भी घटता जाता है। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा। दूसरा तो कि सभी जगह एक समान हो टेम्परेचर, बिल्कुल गलत होगा। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यहाँ पे फिर आपको चार स्टेटमेंट दी गई हैं। पहली स्टेटमेंट हमारी होगी, वायुदाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप के द्वारा प्रभावित होता है। दूसरी स्टेटमेंट, निम्न दाब क्षेत्र बादलयुक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। तीसरा, उच्च वायुदाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। और चौथी स्टेटमेंट होगी, वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब की ओर गमन करती है। तो हमारी चारों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही होंगी, क्योंकि पृथ्वी की सतह पर वायु के द्वारा लगाए गए बल को हम क्या कहते हैं? वायुदाब कहते हैं। और समुद्र सतह पर क्या होता है? वायुदाब सबसे ज्यादा होता है। जो हमारी समुद्री सतह होती है उसके ऊपर वायुदाब सबसे ज्यादा होता है, और ऊंचाई पर जाने पर क्या होता है? वायुदाब घटना शुरू हो जाता है। और वायुदाब को जो हमारा क्षैतिज वितरण होता है वो किसी भी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता रहता है, और अधिक तापमान क्षेत्र में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। और जो ठंडी हवा होती है वो हमेशा भारी होती है हमारी, तो वो नीचे की तरफ जाती है, जबकि जो गर्म हवा होती है हमारी वो ऊपर की तरफ उठती है हमेशा। और निम्न दाब और बादल युक्त आकाश एवं नव मौसम के साथ जुड़ा हुआ होता है हमारा। और कम ताप वाले क्षेत्रों की वायु क्या कैसी होती है हमारी? बिल्कुल ठंडी होती है। और इसके कारण क्या होता है? वह भारी भी होती है। और भारी वायु क्या होती है? निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। जो हमारी भारी वायु होती है वो क्या होती है? निमज्जित होकर उच्च दाब का क्षेत्र बनाती है। और उच्च दाब के कारण क्या होता है? स्पष्ट एवं स्वच्छ वातावरण को
देख सकते हैं। हमारा आकाश जो होता है वो बिल्कुल साफ दिखाई देता है। और वायु हमेशा किस क्षेत्र में गमन करती है? वायु हमेशा उस क्षेत्र से जहाँ पे कम वायु हो उस क्षेत्र में गमन करती है, और इसको हम क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। इसके बाद में हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित है या इनको सुमेलित करना है, कौन से कथन हमारे सही होंगे? तो वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलने वाली पवन स्थानीय पवन, दूसरा हमारा विभिन्न ऋतुओं से अपनी दिशा बदलने वाली पवन मौसमी पवन, और तीसरा किसी छोटे क्षेत्र में वर्षा या दिन के किसी विशेष समय में चलने वाली पवन स्थायी पवन। तो हमारा सिर्फ और सिर्फ दूसरा बिल्कुल सही होगा। विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलने वाली पवन मौसमी पवन कहलाती है, क्योंकि जो हमारी गर्मी सर्दी वर्षा ऋतु इन सभी में जो पवनें चलती हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? वो मौसमी पवनें कहते हैं। और स्थायी पवनें क्या होती है? हमारी स्थायी पवनें हमारी साल भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती है। और पश्चिम से लेकर पूर्वी के पवनें, इस प्रकार की पवनों के हम एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं। और स्थानीय पवनें हमारी क्या होती हैं? स्थानीय पवनें जो होती है हमारी किसी छोटे क्षेत्र में या वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? स्थानीय पवनें कहते हैं। स्थानीय पवनों का अगर हम एग्जाम्पल लेने की बात करें तो हम क्या ले सकते हैं? लू ले सकते हैं। जो हरियाणा पंजाब राजस्थान इस एरिया में गर्मी के टाइम में आपने देखा होगा जून जुलाई में, तो उस टाइम क्या चलती है? गर्म हवाएं चलती है, उनको हम क्या कहते हैं? लू कहते हैं। इसके बाद में हम क्या करेंगे? इसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन को क्या रहेगा? नीचे दिए गए कथन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है वायु की जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ेगा हमारी वायु की जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता पर? तो यह हमेशा बढ़ना शुरू कर देती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब वायु गर्म होती जाती है तो इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता भी बढ़ना शुरू कर देती है, और इस प्रकार यह और ज्यादा अधिक आर्द्र हो जाती है। जब जल विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो यह जलवाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को हम क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं। इसके बाद में हम करेंगे चैप्टर नंबर 5। सबसे पहले चैप्टर एनालिसिस करेंगे उसका, उसके बाद में हम करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन, फिर उसके बाद में यूपीएससी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप सभी से, आप लाइक भी ना करें, शेयर भी ना करें, सब्सक्राइब भी ना करें, लेकिन कमेंट करके ज़रूर बता दें कि आपको क्लासेस कैसी लग रही है, कोई चेंजेस करना है, कोई आपका सजेशन हो तो कृपया करके कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय।